हेलो एवरीवन। चलिए हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। देखिए, पीएच स्केल का मतलब है कि हमें जो पावर ऑफ हाइड्रोजन बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हमें उस स्केल में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के बारे में पता चलेगा। किसके बारे में पता चलेगा? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के बारे में, जिसके आधार पे हम ये फाइनल करेंगे कि जो भी सॉल्यूशन हमें मिला है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल। क्लियर? ये किस पे डिपेंड करता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन पे। मींस हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे किसी भी सॉल्यूशन में वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितने कम होंगे वो बेस की तरफ मूव करता रहेगा। और अगर हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों इक्वल हैं देन वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। देखिए ये कैसे डिपेंड करता है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। वैसे यहाँ पे P का मतलब पावर है, और अगर हम इसे जर्मन भाषा में बात करें जिसका नाम है पोटेंच। क्या नाम है? पोटेंच। पोटेंच का मीन्स होता है, क्या होता है? पावर। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होगी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अब इसे अच्छे से समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये मैंने एक स्केल बना रहा हूं, इस प्रकार होता है, अलग अलग कलर्स को आइडेंटिफाई करता है। और ये मैंने एक सेंटर से लाइन उठा ली जो यहां तक जा रही है। कुछ बातें इसमें भी आपको पता चल जाएंगी, स्केल से ही हम कुछ समझ जाएंगे। देखिए ये यहां तक ऐसे है, ठीक है। ये मैंने सेंटर से एक लाइन खींच दी। अब ये जो ब्लू कलर है ये H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को। अब आप देखिए यहां पर आते आते ये बिल्कुल नील नहीं हुई, कुछ मात्रा में H पॉजिटिव आयंस हैं। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इस तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज हो रही है। यहां पे इंक्रीज और यहां पे डिक्रीज। इस साइड क्या हो रही है? इंक्रीज, और यहां पे डिक्रीज हो रही है। अब इसे समझिए आप, इसमें क्या है जो रीडिंग होती है? 0, 7 और 14। मतलब 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे खत्म होता है, और सेंटर में क्या होता है? 7। अगर मान लीजिए हमने किसी सॉल्यूशन को चेक किया और इस पीएच स्केल की रीडिंग 6.9 आई, मतलब आप बात करो 0 से लेके 6.9 के बीच में आए तो वो क्या है? एसिड है। और अगर 7.1 से लेके 14 के बीच में आए देन वो क्या है? बेस है। और अगर 7 आ जाए देन वो क्या है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल है। कब है? जब पीएच वैल्यू 7 आ जाए। क्लियर हो गया आपको? अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है देन वो एसिड नेचर शो कर रहा है, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है देन वो बेसिक नेचर शो कर रहा है, और अगर पीएच वैल्यू 7 है देन वो न्यूट्रल है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब इससे संबंधित एक बात और समझिए आप, जो ये है कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है B जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 14 है। जिसकी पीएच वैल्यू क्या है? 14 है। मतलब वो यहां पे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैंने ये ब्लू कलर किया हुआ है, मींस अगर उसकी पीएच वैल्यू 14 है तो भी उसमें H पॉजिटिव आयंस हैं। क्या है? H पॉजिटिव आयंस हैं, लेकिन वो क्या है? एक प्रकार का बेस है। समझ आ गया आपको? मैंने एक सॉल्यूशन लिया है जिसका नाम है B, उसकी पीएच वैल्यू मैंने 14 मानी है। 14 मानने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें H पॉजिटिव आयंस की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस वजह से हम उसे किस में रखते हैं? बेस में रखते हैं। एग्जाम में आपसे वो पूछ सकता है क्या किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 14 है, ओके, और उसमें H पॉजिटिव आयंस हैं
हम कहेंगे यस, उसमें H पॉजिटिव आयंस हैं। वो कहेगा इफ यस देन व्हाई इट इज बेस। फिर हम उसे बेस क्यों कहते हैं? उसे बेस हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है। क्या है? बहुत ही कम मात्रा में है। इस वजह से उसमें किसकी है? OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए वो कौन सा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। मीन्स क्लियर हो गया आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं, इसी पे डिपेंड एक दो क्वेश्चन और। सपोज कीजिए उसने कहा मेरे पास 4 सॉल्यूशन है, A, B, C, D। इसकी pH वैल्यू 14, 12, 8 और 0। इसमें से बेसिक या एसिड सॉल्यूशन कौन सा है? 4 सॉल्यूशन है ABCD। A की pH वैल्यू 14, B की 12, C की 8 और D की 0। तो इसमें से एसिड नेचर किसका होगा? D का होगा, क्योंकि हम जानते हैं एसिड के लिए pH वैल्यू 0 टू कितनी होनी चाहिए? 6.9 तक होनी चाहिए। क्लियर हो गया आपको? समझ आ गया? ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर सेम वही, मेरे पास 4 सॉल्यूशन है ABCD, A B C D। इसकी pH वैल्यू 0, pH वैल्यू 2, pH वैल्यू 4, pH वैल्यू 7। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो आप एक चीज याद रखना, एसिड के लिए जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा A, उससे कम एसिडिक होगा B, उससे कम एसिडिक होगा C और सबसे कम एसिडिक होगा D। D तो एसिडिक है ही नहीं, ये कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? मीन्स अगर वो आपसे इस क्रम में दे दे, 4 सॉल्यूशन दे दे और चारों की वो pH वैल्यू दे दे और आपसे पूछे इसमें से एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एसिड कौन सा होगा, तो आप जिसकी pH वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और इसका रिवर्स बेसिक में होता है। बेसिक में क्या होता है देखिए आप, मान लीजिए सॉल्यूशन है pH वैल्यू 14, 10, 9, 8। अब इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? तो बेस में सबसे ज्यादा बेसिक वो होता है जिसकी pH वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा A, उससे कम बेसिक होगा C, उससे कम बेसिक होगा B और सबसे कम बेसिक होगा D। क्लियर हो गया? मींस जैसे जैसे pH वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे उसमें एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसकी pH वैल्यू जितनी कम होगी। और बेस में इसका रिवर्स होता है, जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर कम होती जा रही है इधर बढ़ती जा रही है, pH वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। मतलब बेस में जिसकी सबसे ज्यादा pH वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और एसिड में जिसकी सबसे कम pH वैल्यू होगी वो सबसे अधिक बेसिक होगा। क्लियर हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस की pH वैल्यू सबसे अधिक होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की pH वैल्यू सबसे कम होती है, और न्यूट्रल की pH वैल्यू कितनी होती है? 7। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। कुछ मैं आपको 3-4 pH वैल्यू लिखवा रहा हूं जिससे आपने क्या करना है, याद करना है। जैसे सबसे पहले आती है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है? देखिए 1.2। ये आपने याद करनी है। गैस्ट्रिक जूस की pH वैल्यू कितनी होती है? 1.2। तो मतलब गैस्ट्रिक जूस कैसे नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। आगे बात करते हैं लेमन जूस की। लेमन जूस की pH वैल्यू कितनी होती है? 2.2। क्लियर? लेमन जूस की pH वैल्यू कितनी होती है? 2.2। आपको पता है लेमन खट्टा होता है तो उसकी pH वैल्यू ये होती है। अच्छा प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है? 7। प्योर वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है? 7। इट मींस वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस इक्वल होते हैं। हमारे ब्लड की pH वैल्यू की बात करो आप, ब्लड की होती है 7.4। अच्छा एक स्पेशल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया
इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 10। और लास्ट हम बात करते हैं जो हमने याद करनी है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। क्लियर हो गया आपको क्या क्या याद करना है। गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू 1.2, लेमन जूस की 2.2, प्योर वाटर की 7, ब्लड की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10, NaOH की कितनी होती है 14। समझ आ गया। अब देखिए इसमें अगर आप देखना चाहो ये दोनों हमारे क्या हैं एसिड है, ये न्यूट्रल, ये हमारे बेसिक नेचर शो करते हैं। क्लियर हो गया आपको। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं पीएच वैल्यू का हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए आगे बात करें पीएच वैल्यू का हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए एक चीज आप याद रखना, हमारा जो ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी बताई मैंने 7.4 बताई, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर लगभग ये पीएच वैल्यू 7 to 7.8 के बीच में काम करता है। क्लियर हो गया आपको। हमारे ब्लड की जो पीएच रेंज है, हमारी बॉडी जो काम करती है वो लगभग 7 से 7.8 के बीच में कार्य करती है। आवर बॉडी वर्क्स विद द पीएच रेंज इज 7 to 7.8, जबकि हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है 7.4, लेकिन हमारी बॉडी किसमें काम कर सकती है 7 से 7.8 की रेंज के बीच में हमारी बॉडी वर्क करती है। क्लियर हो गया आपको नॉर्मली। अब आगे बात करते हैं एसिड रेन की। किसकी बात करते हैं एसिड रेन की। क्या होता है जब बारिश होती है, रेन होती है, तो रेन जब होती है तब एनवायरनमेंट में क्या है कि हमने फॉसिल फ्यूल बर्न किए हैं, जिससे सल्फर के ऑक्साइड हैं, कार्बन के ऑक्साइड हैं, वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो जो सल्फर के ऑक्साइड हैं ये क्या करते हैं, इसके साथ बारिश के पानी के साथ, रेन वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे आना शुरू करते हैं सल्फर के ऑक्साइड्स। देन एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी हो जाती है 5.6 से कम हो जाती है। मीन्स अगर मान लीजिए रेन हो रही है, रेन की पीएच वैल्यू यदि 5.6 से कम होगी तो उस रेन को हम कौन सी रेन कहते हैं एसिड रेन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया आपको। नॉर्मल रेन की यदि पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो उसे हम एसिड रेन के नाम से जानते हैं। ये आपने याद करना है। नॉर्मल रेन की पीएच वैल्यू यदि 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं एसिड रेन के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसके साइड इफेक्ट अपने बात करते हैं। एसिड रेन के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए आप समझिए बारिश होगी तो कहाँ पे आएगी, सबसे पहले प्लांट्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स पे यदि एसिड रेन गिरेगी तो उनको नुकसान होगा, ठीक है। फील्ड की बात करें, खेत में पानी आएगा उनको नुकसान होगा। नंबर 3 पे यदि हम एनिमल्स की बात करें तो उन पे यदि एसिड रेन गिरेगी तो वो खराब होंगे। अब ये जो रेन वाटर है ये कहाँ जाएगा, रिवर्स में जाएगा, पॉन्ड्स में जाएगा, तो ये वाटर बॉडीज को क्या करेगा साइड इफेक्ट करेगा। देन अगर यही रेन वाटर जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम है ये हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर आएगा, हमारे मॉन्यूमेंट्स पे, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे, देन ये उनको भी क्या करेगा खराब करेगा। क्लियर हो गया आपको। एसिड रेन किसे कहते हैं, यदि रेन की पीएच वैल्यू क्या हो जाए 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को हम क्या कहते हैं एसिड रेन के नाम से जानते हैं। ये प्लांट्स को साइड इफेक्ट करेंगे, हमारे एग्रीकल्चर को साइड इफेक्ट करेंगे, एनिमल्स को, वाटर बॉडीज को, इन सभी को ये साइड इफेक्ट करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी में। एक छोटी सी जानकारी आपको और देता हूं। जैसे देखिए हमारा एक प्लेनेट है जिसका नाम है वीनस। क्या नाम है इसका, वीनस। और वीनस जो प्लेनेट है इसके ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो आपसे यदि पूछ ले कि वहां पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, किस पे, वीनस पे क्यों नहीं है, वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स पाए जाते हैं। किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के क्या पाए जाते हैं, क्लाउड्स
पाए जाते हैं। अब जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड पाए जाते हैं तो नॉर्मल है, वहां पे बारिश में भी क्या होता होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ही होता होगा। तो इस वजह से वीनस पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया आपको कि वीनस प्लेनेट पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्या पाए जाते हैं, क्लाउड्स पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच की किसकी बात कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमारे पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, यदि मान लीजिए जब HCl रिलीज होगा वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, लेकिन वो स्टमक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और HCl की मात्रा टू मच हो जाती है, HCl की मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होने लग जाता है। क्लियर हो गया आपको। मतलब हमने खाना खाया और नॉर्मल यदि HCl रिलीज होता है वो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसमें स्टमक को किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता। लेकिन यदि HCl की क्वांटिटी टू मच हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, हमारे पेन और इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर अब देखिए इस चीज को एक समझिए। अभी मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताया था कि एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। क्लियर हो गया। अब एसिड हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं और हम उसे क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एंट एसिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंट एसिड्स का यूज करते हैं। और स्पेशली एंट एसिड में हम किसका यूज करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। देखिए एसिड हमारे स्टमक में है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेसिक नेचर का काम करता है। हमने इसको ले लिया तो एसिड हमारे स्टमक में था, बेस हमने बाहर से ले लिया, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो एक दूसरे को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और हमें स्टमक पेन से क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। मार्केट में और भी बहुत से साल्ट आते हैं, आपने टीवी में भी सुना होगा, जैसे इनो आता है, गैसोफास्ट आता है, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो कौन सा नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर। एसिड हमारे स्टमक में था, बेस ने उसके साथ रिएक्ट किया, आपस में न्यूट्रल करते हैं और हमें इरिटेशन और पेन से रिलीफ मिलता है। समझ गए आप। हमने खाना खाया, खाना हमारे स्टमक में गया, देन HCl रिलीज हुआ, फूड डाइजेशन होता है प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो, देन HCl की क्वांटिटी टू मच, मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाती है, जिससे हमें पेन और इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। जिसको दूर करने के लिए हम बेसिक नेचर का कोई भी लिक्विड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया है, इनो का आप नॉर्मली आपने सुना हुआ है, उसका यूज करते हैं। तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अभी मैंने आपको पीएच वैल्यू बताई थी, कितनी बताई थी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू 10 बताई थी। मीन्स ये कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का है। चलिए आगे बात करते हैं हम पीएच एज द कॉजेस ऑफ टूथ डिके। देखिए टूथ डिके मतलब हमारे टीथ पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए हमारे टीथ की जो सबसे, हमारी बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इनेमल के नाम से। और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। ठीक है, इनेमल क्या है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये इजिली ब्रोक डाउन नहीं होता, इजिली नहीं
टूटता। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने नाइट को खाना खाया, खाना खाने के बाद कहते हैं ना कि ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसके हमारे खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जैसे ये हमारे टीथ हैं, इनके यहाँ ये बीच में रह जाते हैं और जब हम ब्रश करेंगे तो इनको रिमूव कर देंगे। लेकिन जब हम ब्रश नहीं करते तो ये जो फूड है, फूड का क्या होना शुरू हो जाता है? डिग्रेडेशन होता है। क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। मतलब हमारे फूड में क्या होती है? शुगर होती है, ठीक है। और यह जो फूड पार्टिकल बच जाते हैं हमारे खाना खाने के बाद, उसका डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब टूटना, है ना। डिग्रेड होना मतलब टूटना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ही हमारे फूड का डिग्रेडेशन होना शुरू होता है तो हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 5.5 से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसका नेचर कौन सा हो जाता है? कंप्लीटली एसिडिक नेचर। क्योंकि मैंने आपको बताया था 7 से अगर पीएच वैल्यू लेस है तो कौन सा होगा? एसिड होगा। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जाएगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। और जैसी पीएच वैल्यू 5.5 से कम होती है तो पहले की तुलना में, मान लीजिए पहले पीएच वैल्यू 6.5 थी, लेकिन धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता शुरू हुआ और देन पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होगी? लेस होगी। पीएच वैल्यू 5.5 से क्या होगी? लेस होगी। तो वो इस 6.5 के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और वो हमारे टीथ को क्या करना? तोड़ना शुरू, डिके करना शुरू कर देता है। तो इससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टूथपेस्ट का। किसका यूज करते हैं? टूथपेस्ट का। अब टूथपेस्ट क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। और हमारे माउथ में क्या है? एसिडिक नेचर, है ना। क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो कौन सा नेचर हो गया? एसिडिक नेचर हो गया। जिस वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। क्लियर हो गया कि हम टूथपेस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, माउथ में एसिडिक है, देन एक दूसरे को न्यूट्रल करने के लिए। और बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? इनेमल है, जो किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम सेल्फ डिफेंस एनिमल। एनिमल के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस की जाती है, प्लांट्स के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस की जाती है। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी है, बी स्टिंग की बात करते हैं, बी स्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। बी स्टिंग की बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए एक प्लांट्स का नाम लिखा है जिसका नाम है नेटल, है ना। नेटल नाम का प्लांट है। ये क्या होते हैं? अगर मधुमक्खी हमें काट ले या नेटल नाम का पौधा हमारे लग जाए तो ये हमारी बॉडी में क्या छोड़ते हैं? मेथेनोइक एसिड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? मेथेनोइक एसिड छोड़ते हैं, जिससे हमें पेन और इरिटेशन महसूस होना शुरू हो जाता है। कब? या तो मधुमक्खी काट ले या नेटल नाम का पौधा है जो हमारे बॉडी के टच में आ जाए तो क्या छोड़ते हैं? मेथेनोइक एसिड छोड़ते हैं, जिस वजह से हमें क्या हो जाता है? इरिटेशन या दर्द होना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बात करते हैं। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। देखिए नेचर क्या करती है? हमेशा न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन प्रोवाइड करती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो गहरे समुन्द्र भी हैं। सैंड की मात्रा है, मतलब पथरीली या लैंड है तो वाटर भी है। मतलब नेचर क्या करती रहती है? न्यूट्रलाइजेशन बनाए रखती है। देखिए एक नेटल नाम का प्लांट मैंने आपको बताया अभी, नेटल नाम का प्लांट है। ये क्या करता है? एसिडिक नेचर शो करता है। जहां पे नेटल नाम के प्लांट्स की लीफ हमारी बॉडी पे लग जाएंगी वहां पे इरिटेशन और पेन होना शुरू हो जाएगा। और इसी के आसपास जहां पे नेटल नाम का पौधा होगा वहां पे एक डॉक नाम का प्लांट भी पाया जाता है, जो कौन से नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। अगर मान लीजिए आपके नेटल नाम की लीफ, प्लांट्स की लीफ लग गई तो आपकी बॉडी में इरिटेशन होने लग जाएगा। तो आप क्या कीजिए, उसके आसपास देखिए आपको डॉक नामक प्लांट भी मिलेगा और जिसे आप उस जगह पे रब कर लीजिए तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और हमें पेन से क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि नेचर हमेशा क्या करता है? हमें प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है? न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। क्योंकि नेचर के पास भी न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन पाए जाते हैं। जहां पे डॉक नामक प्लांट पाया जाता है उसी के आसपास कौन सा प्लांट पाया जाएगा? नेटल नाम का प्लांट भी पाया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं साल्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं साल्ट के बारे में ना। देखिए साल्ट,
मैंने आपसे क्या कहा था, एसिड प्लस बेस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्लियर हो गया। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब होता क्या है, यदि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो साल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, और वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो साल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। एग्जांपल देखिए आप, HCl प्लस NaOH। अब देख लीजिए इसमें से आप वाटर बार निकाल दिए। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। देखिए मैंने वाटर बार निकाला, H2O, और बाकी क्या बना, Na और Cl। क्लियर हो गया आपको, NaCl बना। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में रिएक्ट किया तो साल्ट प्लस वाटर बना, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। ये बिल्कुल ही न्यूट्रल होगा। लेकिन यदि एक कंडीशन और आ जाए, जैसे आपका HCl है, इसके साथ हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दें, NH4OH की, देन क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब इसमें देखिए HCl है हमारा, ये Sa है, Sa का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। देन ये जो साल्ट बना है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो लेस देन 7 होगी। क्लियर हो गया आपको। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो साल्ट बनता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। एक एग्जांपल आप और देखिए, जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दें, जैसे NaOH, तो भी क्या बनेगा, सेम साल्ट बनेगा। क्या साल्ट बना, CH3COONA प्लस H2O। क्या बना, CH3COONA प्लस H2O। अब ये देखिए, ये हमारा वीक एसिड है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो साल्ट बनेगा उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 होगी। क्लियर हो गया आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल बनेगा, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। देखिए HCl प्लस NaOH साल्ट बना NaCl और H2O, तो इनकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी साल्ट प्लस वाटर बनेगा, लेकिन उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। आगे देखिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर बनेगा, लेकिन उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7 होगी। क्लियर हो गया आपको। मींस जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, साल्ट की 7 भी हो सकती है, लेस देन 7 भी हो सकती है, और मोर देन 7 भी हो सकती है। अगर आपसे वो एग्जाम में पूछ ले, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट, तो आपको तीनों को ही एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, कॉमन साल्ट एज ए रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल्स। कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए आप सभी, रिमाइंड कीजिए, मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला होता है कॉमन साल्ट का। देखिए कॉमन साल्ट का फॉर्मूला होता है हमारे NaCl। इसको रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए ये काफी चीजें बनाने, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रिपेयर करने में काम आता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 बनाने में काम आता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 बनाने में काम आता है। मतलब NaCl है, इसके द्वारा हम काफी सारे साल्ट बना सकते हैं, इसीलिए NaCl को क्या कहा जाता है, रॉ मटेरियल ऑफ कॉमन साल्ट कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड की, किसकी बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की। ठीक है, अब NaOH कैसे बनता है, हमने ना सबसे पहले ब्राइन सॉल्यूशन बनाया। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब NaCl को यदि पानी के अंदर घोल दिया जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। देखिए क्या हुआ, NaCl लिया हमने, प्लस पानी के अंदर डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, फिर हमने इसका क्या करवाया बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में इस विषय में चर्चा की है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा था। उसी प्रकार से NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो देन क्या बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस Cl2 बनेगा, प्लस H2 बनेगा। क्लियर हो गया आपको। यदि हमने NaCl के ब्राइन सॉल्यूशन मतलब पानी में डिसॉल्व किया, वाटर में लिक्विड स्टेट में लाए और उसमें करंट पास करवाते हैं, तो क्या बनता है, NaOH बनता है, Cl2 बनता है और H2 बनता है। देखिए ये क्या है, हमारा एल्केलाई है ना, एल्केलाई मतलब बेस है, और ये क्या है, हमारी क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसको क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस भी कहते हैं। किसे कहते हैं क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो NaOH बनता है और क्लोरीन बनता है। इस प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं, क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब एक चीज और याद रखना, जो क्लोरीन है ये नेगेटिव होती है, तो ये किस पे कलेक्ट होगी, एनोड पे। किस पे कलेक्ट होगी, एनोड पे, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे कलेक्ट होगी। समझ आ गया आपको। इसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, क्लोरो एल्केलाई, क्लोरो एल्केलाई या क्लोर एल्केलाई प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी बनती है और एल्केलाई का मतलब NaOH लिक्विड स्टेट में भी हमें मिलता है। समझ आ गया आपको, ये बातें आपने याद करनी है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। देन देखिए हमने क्या बनाना था, इसमें NaOH बनाना था, NaOH हमारा बन गया। तो इसके यूजेस हैं, जैसे हम काफी जगह PVC में इसका यूज कर सकते हैं, क्लोरीन का अलग यूज कर सकते हैं। NaOH का यूज जैसे हम करेंगे सॉप में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज NaOH का कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी बात करें, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए किसकी बात करें, ब्लीचिंग पाउडर की। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर के लिए हमें क्या चाहिए, लाइम वाटर चाहिए या स्लेक्ट लाइम चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरीन के साथ। ये क्लोरीन हमें कहां से मिला, जो हमने अभी पिछली इक्वेशन में ब्राइन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया था ना क्लोर एल्केलाई प्रोसेस में, वहां से हमने क्लोरीन ले ली। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ CaOH, CaOH। अब इसमें से आपने क्या करना है, वाटर को बाहर निकालना है। वाटर को बाहर निकाल दिया, देन क्या बना, CaO और ये Cl2। ये क्या बन गया, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया, प्लस वाटर, जो किसके काम आता है, ब्लीच काटने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि हम क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, कौन सी गैस पास करवाते हैं, क्लोरीन गैस, है ना, किसमें, लाइम वाटर में या स्लेक्ट लाइम में, तो हमें क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर हमें ऑब्टेन होगा। क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। इसका यूज करते हैं हम कॉटन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में। देखो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम करता है। और वाटर को भी प्यूरिफाई, जर्म्स फ्री करने में ब्लीच करना पड़ता है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि वाटर क्या हो जाए, जर्म फ्री हो जाए। क्लियर। चलिए आगे अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमने बात कर ली ना। अब हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, अब बेकिंग सोडा कैसे बनता है? देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, NaCl लिया, कॉमन साल्ट बोलते हैं। इसमें हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की CO2, प्लस हमने ऐड किया अमोनिया। क्लियर हो गया? ये सब चीजें हमने आपस में रिएक्ट करवाई। देन हमें क्या बना, एक तो मिला अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ये क्या है, हमारा बेकिंग सोडा है। क्लियर? बेकिंग सोडा हमारे क्या काम आता है? देखिए बेकिंग सोडे का जो नॉर्मली यूज है, हम जैसे पकोड़े वगैरह बनाने में, मतलब पकोड़े सॉफ्ट बनाते हैं ना, उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। ब्रेड में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, ठीक है। और एल्केलाइन में यूज किया जाता है क्योंकि ये बेसिक नेचर शो करता है मीठा सोडा। नॉर्मली एसिडिटी की मात्रा यदि हमारे स्टमक में हो जाए तो हम इसकी लाइट क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है, सोडा एसिड के रूप में। आग बुझाने का यंत्र जो काम आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी, मान लीजिए हमने इसको हीट किया, किसको, बेकिंग सोडा को, NaHCO3 को यदि हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, हीट करने पर, है ना, तो हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 बनेगा, ये दो ले लिया हमने, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ब्रेड वगैरह के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या केक में हम इसका यूज कर सकते हैं ताकि वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाए। क्लियर हो गया आपको? बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl के एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर विलियन में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया गैस पास करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्लस हमें बेकिंग सोडा मिलता है। बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में काम आती है, मतलब इसका यूज हम करते हैं पकौड़ा बनाने में, फूड को टेस्टी बनाने में, ब्रेड और केक वगैरह बनाने में, ठीक है। और अगर एसिड की क्वांटिटी स्टमक में ज़्यादा हो जाए तो इसे एंटासिड के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, जो एक्सिस क्वांटिटी को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है बेकिंग सोडा। चलिए आगे बात करते हैं हम वॉशिंग सोडा की। किसकी बात करते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का, रिमाइंड कीजिए दिमाग में। वॉशिंग सोडा, देखिए वॉशिंग सोडा कैसे बनता है, हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, इसके साथ हमने वाटर के 10 मॉलिक्यूल क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्लियर हो गया? देन क्या बना, Na2CO3.10H2O, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। कैसे बना वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के H2O हमने कितने जोड़े, 10 जोड़े, देन हमें क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया। क्लियर हो गया? और ये Na2CO3 हमें कहां से मिला था, हमने क्या किया था बताइए, बेकिंग सोडा को हीट किया था। क्या किया था, बेकिंग सोडा को हीट करने पर हमें Na2CO3 मिला। अब देखिए इसके यूज अगर आप कहां करोगे Na2CO3 के, बताइए वॉशिंग सोडा के कहां यूज आते हैं, बोलिए। देखिए इसका यूज कर सकते हैं हम, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं हम ग्लास फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में, सोप फैक्ट्री में, ठीक है। बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स नाम का कंपाउंड बनाने में हम इसका यूज करते हैं। क्लीनिंग एजेंट में, घरों में साफ सफाई, डोमेस्टिक पर्पस में साफ सफाई क्लीनिंग एजेंट में यूज करते हैं। और वाटर की हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसको रिमूव कर सकते हैं, हार्डनेस को। क्लियर हो गया? को दोबारा बता देता हूँ, ग्लास फैक्ट्री में, सोप फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में, बोरेक्स नाम का कंपाउंड बनाने में, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में, जो परमानेंट हार्डनेस है ना, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में इसका काम आता है। चलिए आगे बात करें, अगला टॉपिक है हमारा, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। क्या जो साल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं वो रियल में ड्राई होते हैं, देख लीजिए
कैसे हैं, होते हैं नहीं होते, आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए साल्ट के कुछ क्रिस्टल्स तो वास्तव में ड्राई होते हैं क्योंकि उनमें वाटर होता ही नहीं। कैसे नहीं होता, अभी एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया, एक देखिए ये हमारा हमने एक स्टैंड ले लिया, सॉरी बर्नर लिया, ठीक है। इस बर्नर को हमने एक स्टैंड पे रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से बना लेना। ये स्टैंड पे हमने बर्नर को रख लिया, हैंडल। अब हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। क्या ली, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को हमने हैंडल से पकड़ लिया, यहां हमने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला, क्या डाला देखिए, CuSO4.5H2O। क्लियर हो गया। मैंने क्या किया, एक बर्नर, स्टैंड और उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में CuSO4.5H2O डाल दिया। इसको डालने के बाद मैंने इसको क्या करना शुरू किया, हीट कर रहा हूं ना। देखिए CuSO4.5H2O को जब मैं हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट करूंगा, तो देखिए इसे बोलते हैं ब्लू विटिरोल। इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। जब मैं इसे हीट करूंगा तो इसमें से वाटर क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो ये बन गया CuSO4। मतलब इसमें जो .5H2O था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, और इसका जो कलर था वो कैसा हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। अब मैंने फिर इसमें क्या किया, जब मैं इसमें ऐड वाटर करूंगा, ऐड H2O करूंगा, मतलब 5 मॉलिक्यूली, देन इसका कलर वापस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। इससे हम कह सकते हैं मतलब सभी साल्ट्स के जो क्रिस्टल होते हैं वो रियल में ड्राई नहीं होते। सभी मतलब आप ये मत सोचना सभी साल्ट की बात कर रहा हूं, उसमें से कुछ रियल में ड्राई होते हैं और कुछ रियल में ड्राई नहीं होते। जैसे जो रियल में ड्राई नहीं होते मैं उनका पहले आपको बता देता हूँ, फिर जो रियल में ड्राई होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट .5H2O हमने लिया, इसे क्या बोलते हैं, ब्लू विटिरोल बोलते हैं। जब हमने इसे हीट किया तो इसमें से कॉपर सल्फेट में से 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए, और एक इसमें मतलब किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर सल्फेट में। तो इसका कलर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। जब हमने इसमें वापस वाटर ऐड किया तो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है उसमें 5 मॉलिक्यूल क्या है, वाटर के हैं, और ये रियल में ड्राई नहीं है। जैसे अगर आप बात करो रियल में ड्राई की बात करो तो जैसे CuSO4 की बात करें अकेला, ये रियल में ड्राई है। अभी हमने पीछे बात की थी Na2SO4 की बात की थी, ये भी रियल में ड्राई है, की थी ना अभी, Na2SO4 या Na2CO3, है ना। CO3 की बात की थी, सोडियम कार्बोनेट की, ये क्या है, रियल में ड्राई है। और क्योंकि अगर इसमें 10H2O आ जाएगा तो ये वॉशिंग सोडा का काम करेगा, नहीं तो ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, तो इसमें वाटर नहीं है ना, तो ये रियल में ड्राई है। NaCl की बात करें, ये रियल में ड्राई है क्योंकि इसके क्रिस्टल में वाटर नहीं है। तो मीन्स ये हो गया कि कुछ साल्ट्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो रियल में ड्राई होते हैं, कुछ साल्ट्स के क्रिस्टल रियल में ड्राई नहीं होते। वो आपसे पूछेगा एग्जाम में, आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट आर रियली ड्राई, तो हम कहेंगे सम्स आर रियली ड्राई बट सम साल्ट्स आर नॉट रियली ड्राई। एक्सप्लेन विद एक्टिविटी। देन हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, हीट करेंगे, उसमें क्या डाला था हमने, कॉपर सल्फेट .5H2O, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, ब्लू विटिरोल के नाम से जानते हैं। और जब हमने इसे हीट किया तो इसका कलर ब्लू से कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। तो व्हाइट ये शो करता है कि इसमें वाटर था, लेकिन व्हाइट होने का मतलब है इसमें वाटर नहीं है। तो हमने फिर क्या किया, इसमें 5H2O ऐड किए। 5H2O ऐड किए तो इसका वापस कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। मतलब कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल्स है वो रियल में ड्राई नहीं है ये, और यहां पे आके वो क्या हो गया, ड्राई हो गया। चलिए अब हम आगे बात करें हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ओके, क्या है हमारा चैप्टर, जैसे देखिए हम बात करें पीओपी की, किसकी बात कर रहे हैं, पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, पीओपी की। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, सबसे पहले हम लेते हैं जिप्सम, CaP
SO4 डॉट 2H2 CaSO4 डॉट 2H2O। इसे हमने गर्म किया किस पर? 373 केल्विन पर। ठीक है, तो ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोलते हैं जिप्सम और इसको बोलते हैं पीओपी। देखिए, मतलब जिप्सम को 373 केल्विन पर यदि हम हीट करते हैं तो वो पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीओपी में। समझ आ गया आपको? लेकिन हम इसका फॉर्मूला एक ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 है और ये हाफ है, तो मैं इसको यदि 1 में कन्वर्ट करना चाहूँ, मतलब H2O लिखना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? CaSO4 की ट्वाइस कर दिया। क्लियर हो गया? मतलब वाटर का मॉलिक्यूल हाफ था और ये एक था CaSO4, तो मैंने CaSO4 2 कर दिए और वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर दिया? 1 कर दिया। क्लियर? ये दोनों सेम ही है। अब आप समझ लीजिए कि जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होता है? पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, हम मार्केट से क्या लाते हैं? पीओपी लाते हैं ना, SO4 डॉट हाफ H2O, या मैं ऐसे लिख दूं 2H2O मार्केट से लाते हैं, प्लस हम इसमें क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं ना, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया? आप फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? जिप्सम को 373 पे गर्म करके पीओपी में कन्वर्ट करते हैं। हम उसी पीओपी को मार्केट से लाकर वापस उसमें वाटर ऐड करते हैं और उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? जिप्सम में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये हमारे क्या काम आता है? जैसे किसी के चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, बोन फ्रैक्चर होती है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का पट्टा बांधता है वो जिप्सम का बनता है। डेकोरेटिंग का काम, घरों में सजावट का काम पीओपी का होता है ना। और क्या काम करते हैं? अपने खिलौने वगैरह दीपावली के समय आपने देखे होंगे, मिट्टी के बने हुए आते हैं, है ना, वो भी इसके होते हैं, जिप्सम के बने हुए होते हैं। डेकोरेशन में हो गया, हाउस डेकोरेशन में हो गया, मिट्टी के खिलौने हो गए, डॉक्टर द्वारा इसका यूज किया जाता है। किसी चीज को स्मूथ करने में, दीवार को स्मूथ करने में इसका यूज किया जाता है। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, थर्ड। Okay, thank you.